हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश को कैसे सीखा जाए। अब से पहले हमने बेसिक सेशंस किए लैंग्वेज एक्विजिशन के। आज हम एक बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन है कि इंग्लिश को सीखा कैसे जाए, क्योंकि हम लोग तो उस माहौल से नहीं है जो माहौल कहते हैं चाहिए होता है इंग्लिश को सीखने के लिए। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा, आपको बिल्कुल भी इस बात से घबराना नहीं है कि आपके घर में इंग्लिश नहीं बोला जाता या इंग्लिश का माहौल नहीं है। आप हिंदी भाषी लोग हैं, हम इंडिया में मोस्टली हिंदी भाषी लोग हैं, तो हम हिंदी भाषा को ही अपनी ताकत बना के इंग्लिश सीख सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आप इसे अपनी कमजोरी ना माने। अगर आपको हिंदी ठीक ठाक आता है तो आप बहुत अच्छे से अंग्रेजी भी सीख सकते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ सेशंस में आगे के जो डिजाइन कर रहा हूं, और आज मैं आगे के सेशंस की तरफ बढ़ने के लिए एक बहुत ही फंडामेंटल बात करने वाला हूं। क्या मैं इंग्लिश और हिंदी भाषा के बीच एक जो अंतर है, जो एक फंडामेंटल डिफरेंस है, हमें वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आप हिंदी के बेस पे अंग्रेजी सीख जाएं, अच्छे से बोलना, अच्छे से लिखना, समझना सीख जाएं, तो आपके लिए बहुत बेहद जरूरी है कि आप दोनों लैंग्वेज के फंडामेंटल्स को जानें। मैं दो डिफरेंस आपके सामने शेयर करने वाला हूं दोस्तों, और ये डिफरेंस आपको क्लियर कट एक जो है इंडिकेशन देंगे कि आप हिंदी और इंग्लिश में फर्क को समझते हुए कैसे इंग्लिश भाषा को आसानी से हिंदी के माध्यम से सीख सकते हो। तो चलते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को ज्यादा लंबा नहीं रखने वाला हूं दोस्तों, सिर्फ 4 से 5 मिनट का सेशन हम रखने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। तो देखते हैं दोनों भाषाओं में कुछ फंडामेंटल डिफरेंस होते हैं दोस्तों। कुछ मूलभूत दो मैं जो अंतर है उनकी बात करने वाला हूं। तो जो पहला डिफरेंस है हिंदी और इंग्लिश में, वो देख लेते हैं। जब हिंदी भाषा की बात करते हैं, मैंने एक सेंटेंस लिया दोस्तों, यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है। क्या है? हम क्रिकेट खेलते हैं। अब ये सेंटेंस हिंदी में है। अगर मैं इसका इंग्लिश का हम वर्जन देखें तो आपके सामने लिखा हुआ है वी प्ले क्रिकेट। पहली बात करेंगे हम दोनों भाषाओं के का जो स्ट्रक्चर है, जो वाक्य बनाने का जो एक जो स्ट्रक्चर होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो कैसा है, क्या सेम है या अलग अलग है। तो देखते हैं हिंदी का स्ट्रक्चर। हम अगर इस वाक्य को देखें, इस वाक्य को अगर हम टुकड़ों में तोड़े, हम इसका जब प्रॉपरली इसके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग करें, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे सामने जो पहला शब्द लिखा हुआ हम, इस वाक्य में कौन है? हिंदी के अनुसार इसे कर्ता कहते हैं। जो सेकंड शब्द लिखा हुआ क्रिकेट, इसे कर्म कहा जाता है, और खेलना एक क्रिया होती है। तो क्या स्ट्रक्चर बना दोस्तों? सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद कर्म, और अंत में क्रिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हिंदी भाषा बोली या लिखी जाती है, उस भाषा में वाक्य का जो अंत है वो क्रिया से होता है, वर्ब से होता है, और कर्म कर्ता के साथ चलता है। अगर हम यही चीज इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो आप ये वाक्य देख पा रहे हैं, वी प्ले क्रिकेट। तो देखते हैं, वी एक सब्जेक्ट है इस वाक्य के अंदर, प्ले एक वर्ब एक क्रिया है, और क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है, कर्म है। अगर हम इसको हिंदी से मैच करें, कंपेयर करें, तो पता हमें ये चल रहा है कि हिंदी में वाक्य का अंत क्रिया से होता है, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज में वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में, एंड में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, कर्म आता है। तो डिफरेंस क्या हुआ दोस्तों कि यहां पर डिफरेंस किस चीज का? सब्जेक्ट तो दोनों लैंग्वेज में, भाषा आप हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, हिंदी लिखें या अंग्रेजी लिखें, सब्जेक्ट कर्ता हमेशा शुरू में आएगा, उसके बाद हिंदी में कर्म आएगा, इंग्लिश में क्रिया आएगी। वाक्य के अंत में हिंदी में क्रिया आएगी, इंग्लिश में क्या आएगा? कर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये पहला डिफरेंस जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कभी भी सीधा ट्रांसलेशन करते हुए इंग्लिश को नहीं सीखना चाहिए। ट्रांसलेशन अगर हम फॉलो करेंगे तो हम गलती कर जाएंगे। तो ये डिफरेंस आपको हमेशा याद रहना चाहिए। सेकंड, तो यहां पे स्ट्रक्चर का डिफरेंस नजर आ रहा है। यहां पहले सब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट, और फिर वर्ब, यहां सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बिल्कुल क्लियर एक डिफरेंस हमारे सामने है। दूसरा दोस्तों, दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर देखिए आप, जब हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा के अंदर वर्णमाला होती है, हम देखते हैं ना, ए अनार से लेके और गे ज्ञानी तक। तो जैसे मैंने कुछ लिखे हैं, क ख ग घ ङ गे ज्ञानी तक, ये जो लिखे हैं इन्हें हम अल्फाबेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फाबेट्स कहते हैं। ऐसे इंग्लिश में भी होते हैं, ए फॉर एप्पल से लेके जेड फॉर जीब्रा तक होते हैं। तो ये सारे अल्फाबेट्स हैं, इन्हें इन्हें ही स्क्रिप्ट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्रिप्ट्स। मैं बात करता हूं स्क्रिप्ट्स की। दोनों जो भाषाएं हैं, इन दोनों भाषाओं की जो स्क्रिप्ट्स है वो अलग अलग है। इसे आप लिपि भी कह सकते हैं। सुना है आपने ये शब्द, लिपि? तो अगर बात करें, ये वो जो है फोनेटिक सिंबल एक तरह से होते हैं जो लैंग्वेज में हर एक में रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हिंदी की बात करें तो हमारे सामने इस तरीके से ये आते हैं।
तो जब हम बात करते हैं हिंदी के जो अल्फाबेट्स हैं, जो स्क्रिप्ट्स हैं, वो जैसे बोले जाते हैं वैसे ही लिखे जाते हैं। अर्थात क्या है, इनका स्क्रिप्ट्स जैसा है वैसा ही इनका साउंड होता है, इनकी ध्वनि होती है। अगर मैंने बोला हम, तो हम में हमने बोला है और मैं दोनों है, हम में आया, तो है और मैं दो क्या है, ये दो स्क्रिप्ट्स हैं, दो अल्फाबेट्स हैं हिंदी के। और जब साउंड क्या देंगे, ये है और मैं की साउंड ही देंगे, है ना। इनके जैसे स्क्रिप्ट्स वैसा ही साउंड बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो ऐसी लिपि या ऐसी भाषा जिसकी स्क्रिप्ट और साउंड दोनों सेम होते हैं, उस भाषा को कहा जाता है फोनेटिक लैंग्वेज। क्या कहा जाता है, फोनेटिक। तो हम बात करते हैं जो हिंदी एक है, हिंदी जो लैंग्वेज है, इसकी स्क्रिप्ट्स को कैसा स्क्रिप्ट कहा जाएगा, फोनेटिक स्क्रिप्ट्स है ये, क्योंकि यहां पर जो स्क्रिप्ट्स और जो साउंड्स हैं वो सेम हैं। ठीक है, जैसा हम बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे, जैसा अल्फाबेट है, जैसा लेटर है, जैसा वर्ण है, वो वैसी ही ध्वनि देगा। इसका मतलब ये है। और हिंदी भाषा की लिपि हम सभी जानते हैं देवनागरी को कहा जाता है। ठीक है, तो हिंदी एक फोनेटिक स्क्रिप्ट वाली लैंग्वेज है। जबकि इंग्लिश देखिए क्या है। अब इंग्लिश में हमारे पास ये लेटर होते हैं, इनकी जो हम बात करें, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो इंग्लिश की स्क्रिप्ट देखते हैं कैसी है, क्या ये फोनेटिक है या कुछ अलग है। हमने शब्द लिया वही जिसको हमने हिंदी में हम कहा, इंग्लिश में उसको वी बोला। लेकिन एक बात अब देखिए, अगर मैं बात करूं इस शब्द के अंदर, वी के अंदर, अगर मैं लेटर्स की बात करूं, मैं अल्फाबेट्स की बात करूं, स्क्रिप्ट की बात करूं, तो दो स्क्रिप्ट है, एक है डब्ल्यू, एक है ई। अब देखिए जरा, इनको बोला जाता है डब्ल्यू और ई, इनकी साउंड क्या है, डब्ल्यू और ई। यहां तो है और मैं सेम साउंड था, सेम इसका साउंड यहां आया जैसा स्क्रिप्ट था। लेकिन यहां भी आपने देखा इनका साउंड यहाँ पे क्या है, अलग है। क्या हुआ, इस शब्द को हमने मिलाकर के क्या बोला, वी, लेकिन यहाँ तो डब्ल्यू और ई था, इसको तो डब्ल्यू ई नहीं बोला हमने, यहाँ पे क्या बोला, इनके डब्ल्यू साउंड क्या दे रहा है, वे की। जबकि यहाँ तो है की साउंड दे रहा है, मैं की दे रहा है, कह की दे रहा है, जय की दे रहा है। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, ए की साउंड ही नहीं देता, सी की साउंड नहीं देता, ये सभी अलग अलग साउंड देते हैं। तो जैसा स्क्रिप्ट है, जैसे लेटर्स है, जैसे अल्फाबेट है, साउंड्स वो ऐसी नहीं देते। इसका मतलब साउंड्स डिफरेंट हैं। तो स्क्रिप्ट्स और साउंड्स अलग अलग हैं इंग्लिश के अंदर। ऐसा सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, दुनिया की सारी भाषाओं में है। अगर बात करें हम इटालियन की, हम बात करें जर्मन की, हम बात करें फ्रेंच की, तो इन भाषाओं के अंदर भी इसी तरीके का स्क्रिप्ट रहता है कि जैसा लेटर होता है वैसा साउंड नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। और इसे तो जो है लैंग्वेज ऑफ वंडर्स कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में अंग्रेज लोग घूमे हैं और आपको पता है ये भाषा क्या है, घुमंतु लोगों की भाषा मानी गई है। वंडर्स की जो है लैंग्वेज इसको माना गया है। और इस लैंग्वेज को, जिसमें स्क्रिप्ट्स और साउंड अलग अलग होते हैं, जैसे स्क्रिप्ट उनकी साउंड वैसे नहीं होती, उनसे अलग होती है, उसे कहा जाता है नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। मींस इस इंग्लिश की जो स्क्रिप्ट है वो नॉन फोनेटिक है। और इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे लेटर वैसी साउंड नहीं होगी। इसका मतलब क्लियर कट दोस्तों ये है कि इंग्लिश में हमें साउंड को सीखना पड़ेगा। यहां तो स्क्रिप्ट और साउंड सेम थे, जबकि यहां स्क्रिप्ट और साउंड अलग अलग हैं। इसलिए अगर इंग्लिश भाषा को सीखना और मैं हिंदी से इंग्लिश को सीखना है तो बेहतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि आप इंग्लिश में साउंड्स को सीखें। तो दोस्तों ये दो डिफरेंस आपको समझ में आए होंगे। इतना ही कहना चाहूंगा कि जब हम इंग्लिश सीखने की बात करते हैं, तो आप अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं तो बिल्कुल ना डरें। दिस इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। अगर आप लोग यहाँ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आप एक बेहतर तरीके से इंग्लिश सीखेंगे। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। हाँ, एक बात फिर से कहना चाहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल